हेलो एवरीवन, दिस इज सिमरन। आज हम पढ़ने वाले हैं सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, जो कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग प्रीलिम्स का एमपीपीएससी प्रीलिम्स का यूनिट 10 कंप्लीट कर रहे हैं, तो उसी को आगे फर्दर प्रोसीड करते हुए आज हम उसकी एक स्टैट्यूटरी बॉडी दैट इज सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को डिस्कस करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो है स्टैब्लिश हुआ था 1964 में। अब जब ये स्टैब्लिश हुआ था तो ये सिर्फ एक एग्जीक्यूटिव बॉडी था। इसे रिकमेंड किसने किया था कि कोई ऐसी बॉडी बननी चाहिए, कोई ऐसा कमीशन बनना चाहिए, तो वो था संथानम कमेटी। इस कमेटी का नाम आपको याद रखना है क्योंकि ये प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। तो संथानम कमेटी जो बनी थी उसने सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को रेकमेंड किया था। ओरिजिनली मैंने जैसे बताया कि ये सिर्फ एक एग्जीक्यूटिव स्टेटस पर वर्क कर रहा था, तो ये ना तो कॉन्स्टिट्यूशनल था और ना ही स्टैट्यूटरी था। नाइदर कॉन्स्टिट्यूशनल नॉट स्टैट्यूटरी। आज हम देखें तो ये स्टैट्यूटरी है। हम आगे डिस्कस करेंगे कि ये स्टैट्यूटरी स्टेटस इसे कैसे मिला। बस अभी आप इतना देख लीजिए कि इन 2003 पार्लियामेंट ने एक लॉ इनेक्ट किया था, CVC एक्ट 2003, दैट इज सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट 2003, जिसके अंदर इसे क्या दिया गया, स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया गया। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो है उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली। अब क्योंकि इसमें कमिश्नर्स होते हैं, आगे हम पढ़ेंगे इसकी कॉम्पोजिशन। तो पहले कमिश्नर का नाम हमें पता होना चाहिए। जो फर्स्ट कमिश्नर थे वो थे NS राव। 1964 से 1968 तक इनका टेन्योर रहा। करंट कमिश्नर कौन है, 2020 से संजय कोठारी। ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं, फर्स्ट कमिश्नर NS राव, करंट कमिश्नर संजय कोठारी। तो ये था हमारा जनरल इंट्रोडक्शन अबाउट द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। नेक्स्ट, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के बारे में देख लेते हैं। ये एक एपेक्स विजिलेंस इंस्टीट्यूशन है। क्या करती है, सतर्क रहती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल पर कोई करप्शन प्रैक्टिसेस ना हो। फॉर प्रिवेंटिंग करप्शन प्रैक्टिसेस इन CG और सेंट्रल गवर्नमेंट, मॉनिटरिंग विजिलेंस एक्टिविटी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, एग्जामिनिंग कंप्लेंट्स अंडर द पब्लिक इंटरेस्ट। जितनी भी कंप्लेंट्स आती हैं जो पब्लिक इंटरेस्ट में होती है रिगार्डिंग करप्शन, वो ये एग्जामिन करता है। इसे क्या प्रिविलेज दिया गया है, इसे एक स्पेशल प्रिविलेज दिया गया है कि इसे कोई भी इंफॉर्मेशन देने से मना नहीं करेगा रिलेटेड टू डाउटफुल एक्शंस अंडर द मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। ठीक है, तो मनी लॉन्ड्रिंग मतलब करप्शन वाला जो एक्ट है, उसमें अगर ये कोई भी इंफॉर्मेशन किसी भी प्रोसीडिंग के लिए मांगता है तो इसे प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये एक स्पेशल प्रिविलेज है इसके पास। ये फ्री ऑफ कंट्रोल है, किसी भी अथॉरिटी के अंडर में नहीं आता, एक इंडिपेंडेंट है, एक एपेक्स है। अब हम बात करते हैं इसकी कॉम्पोजिशन में कि कौन कौन से मेंबर इसमें होंगे। तो पहला होगा सबसे इंपॉर्टेंट सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर और चेयरपर्सन, और नॉट मोर देन 2 विजिलेंस कमिश्नर। इनके अलावा 2 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए विजिलेंस कमिश्नर। मतलब कि एक तो ये कमिश्नर हो गए और यहाँ पर 2 कमिश्नर और हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं। अब जैसे हम पहले पढ़ा था, फर्स्ट कमिश्नर NS राव है एंड करंट कमिश्नर संजय कोठारी। अब हम बात करते हैं इसकी ऑर्गेनाइजेशन की। जैसा हमने देखा कि एक कमिश्नर है और 2 उसके साथ एडिशनल विजिलेंस कमिश्नर्स और हैं, बट क्या ये तीनों मिलकर पूरा काम संभाल सकते हैं? जो पूरी टीम है वो एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करती है। सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर के पास खुद का एक सेक्रेटरीट है, जिसके अंदर उसके पास एक सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरीज, डेप्यूटी सेक्रेटरीज, अंडर सेक्रेटरीज एंड कुछ ऑफिस स्टाफ होता है। इसके अलावा चीफ टेक्निकल एग्जामिनर्स विंग है, CTE विंग। चीफ इंजीनियर्स डेजिग्नेटेड एज चीफ टेक्निकल एग्जामिनर्स। मतलब कि अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई प्रोजेक्ट है रिलेटेड टू इंफ्रास्ट्रक्चर, तो उसे कौन एनालाइज करेगा कि इसे कितनी फंडिंग मिली है, उस फंड का यूटिलाइजेशन कैसे हुआ है, कहाँ हुआ है,
क्या वहाँ कोई करप्शन के चांसेस लग रहे हैं, तो वो चीज़ देखने के लिए टेक्निकल एग्जामिनर्स विंग बनाई गई है और सपोर्टिंग इंजीनियरिंग स्टाफ भी प्रोवाइडेड है। उसके अलावा कमिश्नर्स फॉर डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी एज वी नो बहुत सारे डिपार्टमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर वर्क करते हैं। हर डिपार्टमेंट में करप्शन ना हो उस चीज़ के लिए ओरल इंक्वायरीज भी होती हैं इन डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स। तो ये हम आगे चल के और डिस्कस करेंगे डिटेल में। सो दिस वाज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर। कौन है सेक्रेटेरिएट, चीफ टेक्निकल एग्जामिनर्स CTE विंग, कमिश्नर्स फॉर डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज। अब हम बात करते हैं कमिश्नर्स हैं तो उन्हें कौन अपॉइंट करेगा, कैसे उनकी अपॉइंटमेंट होगी, टेन्योर क्या रहेगा उनकी वर्किंग का, एंड रिमूवल प्रोसेस क्या रहेगी। जैसे कि हमने पढ़ा सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट 2003, तो उसके सेक्शन 4 सब सेक्शन 1 में ये दिया गया है कि जो कमिश्नर हैं विल बी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। कौन अपॉइंट करेगा उन्हें? प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा। किसकी रिकमेंडेशन पर? अकेले वो पूरा डिसाइड नहीं करेंगे, वो उनका फाइनल डिसीजन उनका होगा, बट वो क्या करेंगे, किसकी रिकमेंडेशन पर उन्हें सिलेक्ट करेंगे, अपॉइंट करेंगे, तो वो है सिलेक्शन कमिटी। अब उस कमिटी में फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर होंगे, होम मिनिस्टर होंगे एंड लीडर ऑफ अपोजिशन इन द लोकसभा। तो प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर एंड लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा। इस कमिटी के चेयरमैन होंगे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो इस कमिटी से रिकमेंडेशन ले करके प्रेसिडेंट जो है वो कमिश्नर को अपॉइंट करेंगे। तो हमारे सेक्शन 4 सब सेक्शन 1 में ये प्रोवाइड किया गया है कि कमिश्नर्स को कौन अपॉइंट करेगा? प्रेसिडेंट। अब हम बात करते हैं टेन्योर की, कि चेयरमैन और जितने भी मेंबर्स हैं जो कमिश्नर हैं एक्स्ट्रा कमिश्नर्स, वो कब तक के लिए काम कर सकते हैं। तो सेक्शन 5 ऑफ CVC एक्ट 2003 में ये प्रोवाइडेड है कि जो कमिश्नर हैं एंड अदर कमिश्नर्स और मेंबर्स वो 4 साल तक के लिए काम करेंगे और 65 ईयर ऑफ एज तक काम करेंगे, विच एवर इज अर्लियर, जो भी पहले हो जाए। अब इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये रीअपॉइंट नहीं हो सकते, यहाँ पर इनका टर्म जो रहेगा वो एक ही बार के लिए रहेगा। अगर मैं बात करूँ सैलरी की, तो सैलरी जो होगी, जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की चेयरमैन की सैलरी होती है वो इन्हीं के चेयरमैन की होगी, और UPSC के जो मेंबर्स हैं उनकी जो सैलरी होती है वही सैलरी इसके भी मेंबर्स की होगी। तो ये था सेक्शन 5। सेक्शन 4 में हमने क्या पढ़ा? अपॉइंटमेंट। सेक्शन 5 में हमने पढ़ा टेन्योर एंड सेक्शन 6 में हम पढ़ रहे हैं रिमूवल। कौन इन्हें रिमूव कर सकता है? जब अपॉइंट ही प्रेसिडेंट कर सकते हैं तो रिमूवल भी होगा बाय द प्रेसिडेंट। अब विजिलेंस यूनिट इन मिनिस्ट्रीज, मैंने आपको बताया था सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के जो ऑर्गेनाइजेशन में कि डिपार्टमेंटल इंक्वायरी भी होती है, ओरल डिपार्टमेंटल इंक्वायरी। हमें पता है कि यूनियन जो गवर्नमेंट है हमारी, मिनिस्ट्रीज बहुत सारी हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, तो हर डिपार्टमेंट में एक CVO होता है। कौन? चीफ विजिलेंस ऑफिसर। यहाँ पर आप फुल फॉर्म याद रखेंगे, चीफ विजिलेंस ऑफिसर। ये क्या करता है? ये इंपॉर्टेंट कि एक लिंक होता है बिटवीन द विजिलेंस कमीशन एंड ऑर्गेनाइजेशन। उस ऑर्गेनाइजेशन और उस डिपार्टमेंट एंड सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के बीच में एक लिंक होता है। ये यहाँ की जितनी भी डिटेल्स हैं, अगर कोई करप्ट प्रैक्टिसेस हो रही हैं उसके बारे में डिटेल्स सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को प्रोवाइड करेगा, और उस डिपार्टमेंट में उस विजिलेंस डिवीजन को उस ऑर्गेनाइजेशन के विजिलेंस डिवीजन को हेड भी करेगा। सो विजिलेंस यूनिट इन मिनिस्ट्रीज में कौन है? चीफ विजिलेंस ऑफिसर। हर मिनिस्ट्रीज, हर डिपार्टमेंट में एक CVO होता है, विच इज अ लिंक बिटवीन सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एंड ऑर्गेनाइजेशन। सो हमने यहाँ पे पढ़ लिया CVO के बारे में। अब हम कुछ और पॉइंट्स देख लेते हैं। जो कमीशन है उसकी रिपोर्ट हर साल बनेगी, एनुअली रिपोर्ट पब्लिश होगी। वो रिपोर्ट किसे दी जाएगी? प्रेसिडेंट को दी जाएगी। प्रेसिडेंट इन टर्न उस रिपोर्ट को पार्लियामेंट में प्रेजेंट करेंगे।
नेक्स्ट पॉइंट, सीवीसी इज नॉट एन इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी। आप ये बात इंपॉर्टेंटली ध्यान रखें कि सीवीसी का काम इन्वेस्टिगेशन नहीं है, वो सिर्फ ये देखता है सिर्फ कि कोई करप्ट प्रैक्टिसेस हो तो नहीं रही। ये कोई सीबीआई नहीं है, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी नहीं है। इसे इन्वेस्टिगेशन के लिए दो बॉडीज हैं, इसे सीबीआई एंड थ्रू सीवीओ जो हमने पढ़ा था, सेंट्रल विजिलेंस ऑफिसर्स इन गवर्नमेंट ऑफिसेज, इनके थ्रू ये इन्वेस्टिगेशन करवा लेता है। ये खुद इन्वेस्टिगेशन नहीं करता, ये इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी नहीं है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, आपको ध्यान रखना है इसे। इट हैज द पावर टू इन्वेस्टिगेट करप्शन बाय सर्टेन कैटेगरीज ऑफ पब्लिक सर्वेंट्स। अब यहाँ पर ये इन्वेस्टिगेशन सीबीआई से भी करा सकता है, सीवीओ से भी करा सकता है। इसके बाद भी इसके पास पावर है कि ये कुछ कैटेगरीज के पब्लिक सर्वेंट्स के थ्रू भी इन्वेस्टिगेशन करा सकता है। और किस एक्ट के अंडर? अंडर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988। ये भी इसका एक स्पेशल पावर है। तो यहाँ पर हमारा ये टॉपिक खत्म होता है। हमारा ये टॉपिक यहीं पर एंड होता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। नेक्स्ट टाइम हम एक और स्टैट्यूटरी बॉडी पर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। गुड बाय एवरीवन, थैंक यू।